नमस्कार मित्रों। मित्रों, मैंने कल वीडियो बनाया था अपने एक टॉपिक पे। विषय था अविवाहित योग, अविवाहित व कुंडली में विवाह के विलंब के योग। वो पार्ट 1 था। और उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे कुछ थोड़े से कॉल्स आए, मेरे पर्सनल कॉल्स आए। जिन लोगों ने जो हमको जानते हैं, वीडियो देखा, उनके आए। उन्होंने कुछ हमसे बातचीत की, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ चीज़ें हाँ ऐसी हैं जो मुझसे छूट गई हैं उसमें। हालांकि सीरीज चल रही है तो बातें तो होती रहती है, लेकिन हाँ, कोई भी योग या कोई भी सूत्र बताने से पहले बेसिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको हम बता दें, हालांकि ये बात सबको पता है कि अक्सर हम बोलते हैं कि विवाह के कारक ग्रह गुरु होते हैं। विवाह वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह जो है वो शुक्र होते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे इतना बताना मुझे मतलब समझ नहीं आया, मेरा ध्यान ही नहीं गया मैं इस तरफ। आपको बता दें कि पुरुषों में विवाह के कारक वो ग्रह शुक्र होते हैं, और स्त्रियों में विवाह के कारक ग्रह गुरु होते हैं। विवाह हो जाता है, देन विवाह को संभालने का काम गुरु करते हैं, नो डाउट। अगर विवाह आपका कहीं से बिगड़ रहा है, किसी कारणवश आपके विवाह में कोई दिक्कत चल रही, तो गुरु उसको अपनी दृष्टि देंगे, तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती है, वो दिक्कतें वहां पर मेंटेन हो जाता है। मतलब पॉजिटिविटी मेंटेन हल्की फुल्की रहती है, और विवाह में कभी तलाक जैसी नौबत नहीं आती है। वही शुक्र का क्या काम है कि शुक्र अगर सही होंगे तो वैवाहिक जीवन बड़े खुशहाल तरीके से चलेगा। इन दोनों की ही जो कैटेगरी है, थोड़ा माइनर सी एक धार है, अंतर है। लेकिन आपके समझने पे है कि आपके गुरु किसी भी एन केन पकड़ेन आपके रिश्ते को संभाल के रखते हैं। लेकिन रिश्ते में जो सुख घोलने का काम है, वो शुक्र की मर्जी, शुक्र के बिना इंटरफेयर भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये क्लियर कर दिया मैंने कि मतलब मेरे किसी मित्र ने कहा था कि ये जरूर क्लियर करना, तो मुझे लगा कि हाँ, बात सही है। तो मैंने कहा बता दूं आपके साथ। दूसरा, कभी भी कोई भी जो आपका वो मतलब हम सूत्र बता रहे हैं, ये एक जर्नल सूत्र है। जैसे किसी का आया, तो एक्चुअली क्या होता है, जर्नल सूत्र में ये हो जाता है, अगर कोई हमसे वीडियो पे पूछे, क्वेश्चन करे कॉल करके या मैसेज करके, तो हम उससे ये तो बता देंगे कि ये आपकी कुंडली में ये योग है। फिर मैंने एक वर्ड और बोला था, ये योग, इस योग में होने के बावजूद भी क्या इसकी रेमेडी पॉसिबल है। तो आप समझिए, अगर ये योग है और रेमेडी पॉसिबल है, तो ये मेरी बातों में दो अर्थ कैसे हो सकते हैं। तो मैं इसका आपको कारण बताता हूँ। देखिए, जब योग लग्न कुंडली में है, मान लीजिए, है ना, तो नौमांस में भी देखना पड़ेगा। नौमांस हमने तो फिलहाल लग्न कुंडली की चर्चा कर दी, नौमांस की तो की नहीं। शादी के लिए ज्यादातर लोग नौमांस के बिना सारे शादी तो करते नहीं है, नौमांस को जरूर देखते हैं। और जिनकी कुंडली में अगर कोई इस टाइप की दिक्कत है, तो वो तो जरूर देखते हैं, नौमांस से मैच करते हैं। तो नौमांस को भी देखना है। मान लीजिए आपकी इस कुंडली में प्रॉब्लम बन रही है और नौमांस में ठीक होने की स्थिति में है, तो भी हो जाएगा। नौमांस में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम है, देन एक त्रिशांश होता है D30, उसमें देखते हैं। क्योंकि वो जो होता है मिस फॉर्च्यून का कारण वर्ग कुंडली होती है, कि दुर्भाग्य, भाग्य, अभाग्यपन की जो चीजें हैं वो देखी जाती हैं उससे। तो शादी होना आपके भाग्य में है कि नहीं, आपका भाग्य क्या बोल रहा है, भाग्य तो आपका दुर्भाग्य क्या है जुड़ा इससे, तो उसको वहां से भी देखना पड़ता है। तो जो हमने आपके सामने नौमांस कुंडली का जिक्र नहीं किया, तो उसका मतलब यही है कि हमने बोला ना कि इसमें चीजें हो जाती हैं, इसमें चीजें नहीं होती। जब बहुत प्रबल योग बनते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रबल योग बनते हैं, मान लिया डिग्री वाइज हर चीज से, मतलब आपको क्या है कि हर चीज से डिग्री वाइज, योग वाइज, हर तरीके से अगर प्रॉब्लम आ रही है ग्रह वाइज, तो फिर वो नौमांस में भी कुछ नहीं हो सकता। मेरे एक मित्र हैं, मैं एक बार उनके यहाँ करीब उनके साथ 3 दिन रहा, और मैंने करीब 3 दिन में उन्होंने 60-70 कुंडलियां देखी होंगी।
मैं हैरान था, वो कभी किसी कुंडली का नौमांस या कोई भी वर्ग नहीं देखते थे, वो सीधे लग्न से बताते थे और बिल्कुल सटीक। वो मतलब यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया पे नहीं है, क्योंकि उनके पास उनके पूर्वजों से चली आ रही है उनके घर में कला। तो वो मतलब मैंने देखा, मैं अभी हैरान था, मैंने उनसे पूछा, भी तो करने लगे अपना अपना प्रोडिक्शन होता है। कुछ लोग देखते हैं बारीकी में तो बताते हैं मुझे यहीं से इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब वो कैसे देखते थे, अच्छी बात है, कला की कमी तो है नहीं, पूरी दुनिया में एक से एक बड़े बड़े हैं। तो आपको ये हम बता दें कि अगर हम नवांश का नाम नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नवांश को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। उतनी वैल्यू है जितनी हम लग्न को दे रहे हैं, उतनी। देखिए, लग्न के बाद सबसे पहली वैल्यू अगर किसी की होती है तो नवांश की होती है। लग्न और चंद्र के बाद सबसे पहली वैल्यू नवांश की ही होती है। और जब हम त्रिशांश को कंसीडर करेंगे तो भी नवांश को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बिना नवांश को रखे हुए आप मैरिज का सटीक या तरीके से कोई अच्छा निर्णय नहीं दे सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसी की जीवन की बात है, किसी के जीवन से जुड़ी बात है, तो उसमें इतनी आसानी से आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जिंदगी में अविवाहित योग बन रहा है। करने के पहले आपको जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बता दें कि कुछ जैसे ग्रह होते हैं, हम आपको बताएं कि फर्ज कीजिए हमने आपसे कहा कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि लग्न में, सप्तम में और द्वादश में पाप ग्रह बैठ जाए, चंद्रमा निर्मल हो जाए, निर्बल हो जाए, बल ना रहे, चंद्रमा बल से कमजोर हो जाए, पक्ष बल हो या कोई भी बल हो, डिग्री वाइज हो, कमजोर हो जाए, तो अविवाहित योग बनता है। बड़ा सुनने में सरल लग रहा है आपको, एक नॉर्मली अविवाहित योग का नाम दे दिया तो आपने कहा बनता है, बड़ा सुनने में सरल लगा, आपने कहा ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आप किसी की कुंडली देखने चलेंगे तो आपको ऐसे योग मिलने में भी आपको 200-300 कुंडलियां दिखेंगी, तब कहीं जाके एक कुंडली ऐसी मिलेगी। और जब सिर्फ इसी बात की मिलेगी कि लग्न 6, 8, 12 में क्रूर ग्रह बैठे हों, है ना। और बहुत ही आप देखेंगे तीनों में बैठे हो, ऐसा बड़ा मुश्किल से होता है। और अगर ऐसा है किसी में बैठे भी होंगे तो आप ये देखेंगे किसी में किसी ना किसी ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी, कहीं ना कहीं कोई पाप पे होगा तो कोई पाप पे नहीं होगा, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अविवाहित योग इतनी आसानी से कह देना बड़ा कठिन होता है, बड़ा ही समझना पड़ता है इसको। तो आपको बताएं कि इतना आप लोग जो डर भरा पड़ा है ये इजी नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप ये मान के चलिए, आप 2000 कुंडलियां देखते हैं तो कहीं एक अविवाहित योग किसी कुंडली में पूरी तरीके से काम करता दिखाई देता है। बेशक बहुत से लोग अविवाहित हैं जिनकी काफी परसेंटेज में अच्छे खासे भी लोग हैं, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आप कुंडली रेशियो वाइज देखेंगे तो आप जो मैं कह रहा हूं वही पाएंगे कि रेशियो में कम होंगे। ये हो सकता है किसी की शादी 50 साल में, किसी की शादी 45 साल में, किसी की 32 साल में, लेट हो सकता है। अब लेट हो गया, आपने मान ली उसकी 32 साल में कुंडली देखी, शादी नहीं, हो सकता आपके देखने के बाद हो जाए, आपके देखने के 5 साल बाद हो जाए। कभी कभी कुछ ऐसे ज्योतिषी होते हैं नहीं ध्यान दे पाते हैं, गलती सभी से हो जाती है, कमियां रह जाती है, किसमें हमें भी रह जाती है, नहीं दे पाते पूरी तरह ध्यान। लाख कोशिश करें, इतना बड़ा विषय है कि कुछ ना कुछ हो सकता है छूट जाए। तो इसलिए अविवाहित योग पे इतना सा आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चलिए, आप अब जैसे मान लीजिए केतु है, केतु, चूंकि केतु किसका कारक है, केतु मोक्ष का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है, डिटैचमेंट देता है। अब आपको उसको आपकी शादी से क्या लेना, केतु तो जहां बैठेगा, जहां दृष्टि डाल देगा तो डिटैच। तो अब मैरिज के लिए केतु को अनसपोर्टेड माना जाता है, सच भी है। किसी भी एंगल से अगर शुक्र पे केतु की दृष्टि पड़े तो ये थोड़ा विवाह में विलंब या मतलब अनिच्छा या विवाह में देरी, या हो भी गया तो संबंधों में कमी आ जाती है, मतलब इस टाइप की चीजें आती हैं। तो इसको हम ऐसे नहीं जोड़ के देख सकते हैं, तमाम चीजें जैसे गुरु की दृष्टि भी देखनी होती है, क्योंकि गुरु शुभाशुभ ग्रह है, इस बात को सभी जानते हैं, तो ये भी देखना पड़ता है।
तो खैर ये सब तो रही आज की बातें, हम और भी कुछ शेयर करेंगे और आपको बताएं कि अगर इसके अलावा आपको लगता है कि आपकी कुंडली या किसी और भी कुंडली में कुछ चीज़ है और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम बता देंगे, लेकिन मैसेज में डिटेल जरूर दीजिएगा। आप इस तरह मत बताइएगा मेरा चौथे भाव में है, पांचवें भाव में, इस तरह मत बताइएगा, डिटेल दीजिएगा और अब जवाब में आपको हमारी टीम आपको जवाब दे देगी। आप दिए गए समय पे आप कॉल कर लीजिएगा, 2 से 4 का टाइम रहता है डेली हमारा, उसमें आप कॉल कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। आपको कोई मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं एक और योग पे आते हैं, कल के योगों से आगे बढ़ते हैं। कल जो भी 8-10 बताए थे और बताते हैं, और भी हम बताएंगे अगले, इसको 2-4 सीरीज में बताते जाएंगे आपको, 2-4 पार्ट्स करेंगे। ये पार्ट 2 मान लीजिएगा इसको, अब मैं इसको थंबनेल में डाल दूंगा, पार्ट 2। तो अब जैसे लग्न, सप्तम और द्वादश में क्रूर ग्रह हो जाए, लग्न, सप्तम और द्वादश में क्रूर ग्रह हो जाए, क्रूर ग्रह मतलब पाप ग्रह, क्रूर तो थोड़ा सा और हो जाएगा, पूरी तरीके से पाप ग्रह, जैसे राहु मंगल शनि, राहु और शनि ज्यादा माने जाएंगे, और चंद्रमा निर्बल हो 5th हाउस में, चंद्रमा 5th हाउस में निर्बल होकर बैठ जाए, पक्ष बल से कमजोर हो या डिग्री वाइज कमजोर हो या मतलब नीच राशि में हो जाए, इस टाइप से कुछ भी हो जाए, चंद्रमा कमजोर, जितना भी कमजोर होता चला जाए और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ रही है, तो आप ये मान के चलिए विवाह में विलंब की स्थिति तो आती है। और ऐसी स्थिति में कभी कभी पाप प्रभाव अगर ज्यादा हो जाता है तो, और अगर नवांश में भी सही साथ नहीं देता है, तो ये भी अविवाहित योग बन जाता है। हाँ, और दूसरा मान लीजिए, जैसे दूसरा मानते हैं कि सप्तम भाव में 2 पाप ग्रह बैठ जाएं या 1 पाप ग्रह बैठ जाए, और 12th हाउस में 2 पाप ग्रह बैठ जाएं या 1 पाप ग्रह बैठ जाए, और चंद्रमा फिर चाहे 5th हाउस में बैठ के बली भी क्यों ना हो, अगर नीच का है या कमजोर है, फिर तो आप मान लीजिए अविवाहित योग बनेगा ही बनेगा, फिर तो बट कुछ नहीं है। फिर आपको मैं बताता हूँ, मैंने ऐसे कम से कम 7-8 कुंडलियाँ देखी हैं, स्थिति आई है, बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसी कुंडलियाँ, और लेकिन ये चीज़ मैंने देखा, मैंने अध्ययन में भी देखा, तो ये स्थिति आती है। फिर चाहे मतलब चंद्रमा बली भी हो जाए, तो भी अगर बली हो गया तो भी देर से होगी, और अगर बली नहीं है फिर तो अविवाहित योग है ही है, बली है तो भी ना होने की एक बार स्थिति बन जाती है। अब मान लीजिए बली है और मान लीजिए गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, तो फिर एक बार ये चीजें कटी जा सकती हैं। तो एक ये भी मतलब इस तरह का योग बनता है। और अब आते हैं एक और सूत्र में, जैसे शनि मंगल है, शनि मंगल 5वें में, 7वें में या 9वें में, शनि मंगल की युति वैसे भी थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं। और ऐसी स्थिति में 5th, 7th या 9th हाउस में शनि मंगल एक साथ युति करें और सप्तम का स्वामी उन्हें देख ना रहा हो, सप्तम का स्वामी सप्तम को देख ना रहा हो, तो ये भी एक बड़ा प्रबल योग बनता है विवाह में देरी का। अगर देख रहा है तो जैसे तैसे शादी करा दे, लेकिन अगर नहीं देख रहा है तो आप ये मान के चलिए कि या तो शादी बहुत लेट होगी या तो फिर ना भी हो, तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि नॉन्स भी देखना पड़ता है। तो उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि ये मतलब ये यहीं से स्टार्टिंग से ही ये इतना कमजोर चल रहा है शादी का मामला कि आगे भी दिक्कत कर सकता है। और अगर मान लीजिए किसी कारण से शादी जब आगे हो भी गई किसी कारण से, तो आप ये मान के चलिए कि ये वैवाहिक जीवन थोड़ा सा सुखद नहीं होता है। अब आप मानिए कि ये तो मान लीजिए आपने बोल दिया कि शनि और मंगल की बात बता दी। इंपॉर्टेंट चीज आपने सुना होगा शनि चंद्रमा, शनि चंद्रमा के साथ क्या होता है। शनि चंद्रमा, भाई चंद्रमा को समझिए, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा खुशी का कारक है, हैप्पीनेस का, चंद्रमा चेंजिंग्स का कारक है। चंद्रमा देखिए एक जैसा स्थिर रहता नहीं, अस्थिर है, चंचल है। और वहीं देखिए शनि क्या है, शनि अच्छा चंचल, चंद्रमा बच्चा भी है, बच्चे बचपने का भी कारक है। शनि क्या है, शनि दुख है, शनि शोक है, शनि वृद्ध है, तो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। तो दोनों एक दूसरे से टैली कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी भी कारण से सपोज कीजिए कि सूर्य चंद्रमा होता है, मान लीजिए
सूर्य चंद्रमा को कहा जाता है कि एक दूसरे से पूर्णमासी का जन्म बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां पर फुल मून होता है। अब आप मान के चलिए कि अगर सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से पूर्णमासी का जन्म है, मान लीजिए एक दूसरे से सेवंथ है, सेवंथ होगा तभी पूर्णमासी होगा, तो एक कुंडली बड़ी अच्छी प्रकाशवान कुंडली मानी जाती है, क्योंकि लाइटिंग हर जगह होती है, हर भाव में होती है, माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सूर्य चंद्रमा में ये अगर शनि के प्रभाव में आ जाए, राहु केतु के एक्सेस में आ जाए, तो आप ये मान के चलिए कि ये चीजें पूरी कुंडली को डिस्टर्ब कर देती है, पूरी कुंडली को डिस्टर्ब कर देती है। मान लीजिए अब शनि चंद्रमा है और लग्न में, जाहिर सी बात है राहु केतु बन रहे हैं, शनि चंद्रमा राहु के साथ है, शनि केतु के साथ है, तो अब चंद्रमा भी साथ में बैठ गया शनि के, तो आप समझिए केतु भी बैठा, चंद्रमा भी बैठा, शनि भी बैठा, लग्न में राहु है, अगर मान लीजिए सूर्य बैठ जाए, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जोड़िए ना इसको। देखिए शनि बैठ गया मन का कारक, शनि बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया मन का कारक, शनि बैठ गया दुख का कारक। मन में दुख 24 घंटे हमेशा एक उलझन, उदासी, एक बुझापन सा रहना। अब चंद्रमा वहाँ कंफर्ट नहीं है, जाहिर सी बात है जिस भाव में बनेगा उस भाव की तो मतलब बैंड बजा ही देगा, जिस भाव में बैठ के बनेगा उसमें बजा ही देगा। और साथ में उधर राहु के साथ सूर्य भी है, सूर्य जितना निर्बल होता जाएगा आपकी पूरी कुंडली उतनी बेकार होती जाएगी, मतलब सॉरी बेकार नहीं, मतलब कमजोर होती जाएगी। आपको किसी भी काम के लिए ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इतने कि आपको हर चीज में संघर्ष करना पड़ेगा। आप किसी की भी कुंडली, ये कॉमन आपको मिल जाएगा ज्यादातर कुंडलियों में, आपको मतलब ज्यादातर नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप अधिकतर 10-20 कुंडलियां देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक जगह एक कुंडली आपको ऐसे मिल जाएगी जिसमें सूर्य चंद्रमा राहु केतु के एक्सेस में हो, किसी के साथ शनि बैठा हो। ऐसा हो जाता है, हमने देखा है, काफी कुंडलियां आती हैं और जीवन पूरा बीत जाता है उनका। कैसे? वो इस बात का जीवन बीत जाता है कि वो संघर्ष संघर्ष संघर्ष, और जिस भाव से होता है उसका तो बड़ा बुरा हाल होता है। मान लीजिए किसी का, मान लीजिए राहु पंचम में बैठा हो और सन, जाहिर सी बात है केतु 11th में बैठेगा। अब ऐसी स्थिति में आप जानिए वहां एक तरफ राहु के साथ सूर्य बैठ गया और शनि के साथ, सॉरी केतु के साथ चंद्रमा बैठ गया। अब देखिए राहु और केतु ने शनि और चंद्रमा दोनों को, सूर्य और चंद्रमा दोनों को एक्सेस में ले लिया, सूर्य चंद्रमा राहु केतु के एक्सेस में आ गए, और इत्तेफाक से मान लीजिए कि 11th हाउस में शनि बैठा, वहां केतु बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन वो अंदर से डरा हुआ होगा, उसका मन अशांत होगा, दुख होगा, उसको हर कदम पे, मतलब उसको, आप उसको बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा क्योंकि शनि चंद्रमा साथ में बैठ गया तो स्मार्ट तो होगा, खूब स्मार्ट होगा, लेकिन आपको ऐसा देख के लगेगा कि बहुत स्मार्ट है, लेकिन अंदर उसके इतना उथाप होगा, उस अपने आप को डिप्रेशन का शिकार होने वाला होगा। जब मिलेंगे आपको लगेगा कि बड़ा स्मार्ट है, कि उसको पता होगा कि अंदर से डिप्रेशन है। और उसी में चंद्रमा बैठा है, साथ में केतु बैठा है, तो आप देखिए वैराग्य का कारण, हर चीज पे डिटैचमेंट भी देगा। शनि भी डिटैचमेंट देता है, केतु तो खैर पूरा दे देता है। अब वहां चंद्रमा बैठ जाएगा तो पीड़ित हो जाएगा। तो ऐसा आदमी क्या करेगा? वो जैसे राहु सूर्य पंचम भाव में बैठा है, कहते हैं राहु पंचम भाव में बैठा है तो लव मैरिज करा देता है। तो सूर्य बैठा है, सूर्य कमजोर होता जा रहा है, कुंडली कमजोर होती जा रही है, क्योंकि सूर्य पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, राहु के साथ भी है। चंद्रमा वहां पीड़ित है, सूर्य यहाँ पीड़ित है। अब इसको समझिए, आपकी शादी किसी कारण, बस पहली बात तो शनि चंद्रमा है, शादी में बड़ा डिले होगा, होने के बाद जैसे तैसे शादी हुई भी, तो इनको प्रेम की, जो प्रेम होता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम को प्रदर्शित करता है, और चूंकि हम विवाह की बात कर रहे हैं तो जो लव मैरिज, तो लव मैरिज में क्या है? प्रेम है तभी तो है। तो प्रेम जो है, वहां प्रेम की शुरुआत में तो ऐसा लगेगा दोनों को कि बड़ा अच्छा प्रेम, बड़ा अच्छा प्रेम, लेकिन जैसे शादी होगी फिर वो प्रेम उनको अधूरा लगेगा, कम लगेगा। प्रेम से कभी पूरी तरह से ऐसा जातक संतुष्ट हो ही नहीं सकता। और हमेशा खास कर देखिएगा ऐसे लोगों को, ऐसा, अच्छा मान लीजिए हमने यहाँ कह दिया गुरु की दृष्टि, तो गुरु की दृष्टि किस पे पड़ जाए? गुरु की दृष्टि कितनों को सही करेगी? एक तरफ राहु केतु, शनि केतु और चंद्रमा है, एक तरफ राहु सूर्य है, किस पे गुरु दृष्टि मार देंगे? कितनी बार, किस जगह से मार देंगे? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप समझिए, मान लीजिए सूर्य कहीं बैठ जाते हैं, सॉरी गुरु कहीं बैठ जाते हैं सूर्य के साथ, तो राहु के साथ भी तो हो जाएंगे, खुद भी डिस्टर्ब होंगे। मान लिया दृष्टि अच्छी हो जाएगी, लेकिन पंचम भाव दूषित हो जाएगा, कितना कर देंगे? क्योंकि गुरु खुद दूषित हुआ, गुरु जहां बैठते हैं वहां पर कमियां रहती हैं। हम ये नहीं कहते भाव नाश होता, भाव नाश ऐसा नहीं होता, तो बता चुके हैं हम आपको पिछले वीडियो में। लेकिन अगर गुरु कहीं बैठेंगे और सूर्य राहु के संपर्क में आके बैठेंगे, तो जाहिर सी बात वही पीड़ित हो जाएंगे राहु के साथ। तो
ऐसी स्थितियों में फार्मूले नहीं लगते। अच्छा, ऐसा आदमी क्या करता है? ऐसा आदमी हमेशा अपने, चूंकि चंद्रमा और शनि साथ में है और सामने से राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, केतु डिटैचमेंट भी है, बने बनाए रिश्ते, चूंकि 11th हाउस में बन रहा है, बने बनाए दोस्ती, बने बनाए रिश्ते, इवन 5th हाउस में बना बनाया प्यार, अपनी मूर्खता अपने शब्दों की वजह से खत्म कर देगा। अब आप आ जाइए इसको 7th हाउस से जोड़िए। अगर आप 7th हाउस से जोड़ेंगे तो 7th हाउस विवाह का है, पत्नी का है, मतलब जीवन साथी का, ये वहां जीवन दिक्कत बनी रहेगी। पहले तो आप ये समझिए कि किसी भी कारणवश शादी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, देर से होती है, चलिए मानते हैं, अगर होती भी है तो शनि चंद्रमा और केतु बैठे हैं, आप समझिए लग्न में राहु बैठा है, या उल्टा कर लीजिए, शनि चंद्रमा राहु बैठा दीजिए, केतु के साथ सूर्य बैठा दीजिए, वो तो और ज्यादा दिक्कत दे हो जाएगा, विच्छेदात्मक ग्रह है दोनों। तो हम ये डरा नहीं रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि कभी भी किसी भी योग को तब तक फलीभूत न मानिए जब आपने देखा आपकी कुंडली में है। ये सिर्फ प्राइमरी प्रेडिक्शन के लिए है कि आपकी शादी अगर नहीं हो रही है, किसी कारणवश आपके पास रिश्ते आ नहीं रहे हैं, आने के बाद बन नहीं रही बातें, आपको शादी में दिक्कत आ रही है किसी भी जातक को, तो इन सब चीजों को एक बार हल्का सा मैच करके किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उससे पूरी रेमेडी ले लीजिए। अगर वो रेमेडी दे पाएगा तो देगा, नहीं तो अगर उसको कहना होगा नहीं हो पाएगा तो साफ बता देगा। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष हमको आगे काम करने के लिए हमारे लिए एक ज्योतिष क्या है? टूल्स है। अगर कायदे से देखा जाए तो ऐसा टूल्स है जो हमको आगे भविष्य निर्माण के लिए सहयोग करता है, खत्म काम, सीधी सी बात है। अगर हम उसको आध्यात्मिकता से ना लें, कुछ भी ना लें, फिर भी हमारे पास ज्योतिष तो है ना। एक कुत्ता भी पैदा होता है तो उसका अगर आप चार्ट बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, वो भगवान थोड़े मानने जाता है, उसको तो क्या फर्क पड़ता है। एक मान लीजिए सड़क पे घूमने वाला कोई भी पशु है, घूम रहा है, उसको क्या पता है आध्यात्मिकता क्या होती है, लेकिन कुंडली तो उसकी बन सकती है ना, भविष्य तो उसका ही बन सकता है, दिख सकता है ना, पता लग सकता है। तो ये चीज है ज्योतिष में। ये देखिए, जिंदगी हम लोगों को एक पजल के रूप में मिलती है और हमको लोगों को अपनी जिंदगी में सही समय पे रहते, जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सही समय रहते अपनी लाइफ सुधार लो, सेटल हो जाओ, तो उस पजल को हमको सही समय के रहते उस पजल को सेट करके अपने आगे की जिंदगी को ठीक करके आगे अपने अगले जन्म के लिए तैयार करना होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइफ आपको लगता है बड़ी सेट है यार, पैदा हुए बड़े अच्छे घर में हुए, अच्छा सब कुछ है, सब कुछ मतलब उनको ठीक ठाक मिलता चला जा रहा है, तो उन्होंने उनके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे होते हैं कि उनको वो जो पजल गेम है आधे से ज्यादा सेट मिलता है, आधे से ज्यादा सेट मिलता है, आधा ही आपको सेट करना होता है। हाँ, उसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं अपने कर्म, अपने पूर्व जन्म के कर्म तो झेल लिए, अच्छा सुख ले लिया। अब आपके 40 साल के एज आते आते जब आपकी खुद की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, बच्चे हो गए, शादी हो गई, उनकी पढ़ाई हो गई, तब आपके साथ ये होता है कि अब 40 के बाद आप जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आप समाज के लिए, आप कौन से अगले जन्म के लिए कर्म कलेक्ट कर रहे हैं, अच्छे बुरे। जैसे कर्म आप कलेक्ट करेंगे वही आगे पास ऑन होगा 9th हाउस से, और वही आपको अगले जन्म में फिर 5th हाउस से मिलेगा। अगर आपने मान लीजिए कोई बहुत अच्छे रईस घर में पैदा हुआ, उसने 40 साल आते आते पूरा भी कर लिया, मान लीजिए उसके बाद उसको बुरे संगत की, बुरी कामों की लत लग गई, तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि उसने क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, अगले जन्म के लिए अपना बेस जो है गड़बड़ कर रहा है। अगले जन्म में अपने पूरा जो पजल गेम है पूरा बिखरा हुआ मिलेगा, वो पूरी जिंदगी उसको सेट करते बीत जाएगी और सेट नहीं हो पाएगी। वो कहते हैं ना व्यस्तपूर्ण जीवन या संघर्षपूर्ण जीवन, वो पूरा उसको मिलेगा। तो ये हमको समझना है कि हमको ज्योतिष को ऐसे लेना है, इस तरीके से देखना है कि हम सही मार्गदर्शन करके सही समय पे अपने सारे काम उसके आधार पे उसकी सहयोग से निपटा के और अपने अगले जन्म के लिए सत्कर्म करें, ताकि हमें फिर जो अगला जन्म मिले तो अच्छे से मिले। अब कुछ लोग इसको मानते हैं, थ्योरी मानते हैं अगले जन्म की, कुछ लोग नहीं मानते हैं, उनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मानते हैं तो हमें उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारे मन में जो आया वो हमने आपके साथ शेयर किया। तो आगे भी हम शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना थोड़ा ठीक नहीं रहता, क्योंकि लोग देखने में उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो अब ये फिलहाल हम यही बता रहे हैं, अगले वीडियो में अगर कोई और चर्चा होती है तो पार्ट 3 भी बनाएंगे, नहीं तो अपना फिर नेक्स्ट वीडियो किसी और विषय पे बनाएंगे। अगर आपको किसी और विषय पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइए, हम उस पर भी डिटेल आपको देंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जानकारी लोगों तक पहुंचे और लोग इस पूरी जानकारी का लाभ लें, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।